अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहज़ेब। आप देख रहे हैं वर्डप्रेस क्रैश कोर्स 2023 और आज की हमारी तीसरी वीडियो है और इसका टॉपिक है वर्डप्रेस एसेंशियल सेटिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वो कौन सी सेटिंग है, क्योंकि हर डेवलपर के अपनी सेटिंग होती है जब वो वेबसाइट बना रहा होता है। बट मैं आज आपको अपनी सेटिंग बताऊंगा कि जब मैंने कोई भी वेबसाइट बनानी होती है, चाहे उसको रीडिज़ाइन करना होता है, मुकम्मल से दोबारा से बनाना होता है या स्क्रैच से बनाना होता है, मैं उसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग करता हूँ। तो ये आपको जो स्टेप्स बताऊंगा आपने इसको कहीं नोट कर लेना है या बार बार देख के याद हो जाएं तो बेस्ट है, वरना आपने इनको कहीं नोट करके रख लेना है। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने नोट कर लिया था। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप कोई वेबसाइट पे मर्जी काम कर रहे होंगे, आपके लिए सारा कुछ ईजी हो जाएगा, काम करना आसान हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर वक्त को ज़ाया किए। मैं अभी आपको अपने डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। अच्छा, मैंने अब आपको समझाने के लिए क्या किया है कि मैंने दोबारा से अपनी साइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, ताकि आपको जब कोई आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आपको जो बेसिक वेबसाइट नज़र आएगी सेम आपको वैसे ही नज़र आए। कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कुछ इसके अंदर सेटिंग पहले से हुई थी, तो मे बी मैंने ये फ़ील किया कि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो जाएं, तो अब मैंने साइट को बिल्कुल न्यू तरीके से बनाया है। इस तरीके से आपके पास साइट ओपन होगी जब उसके ऊपर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ सेटिंग है जो हम हर वेबसाइट के अंदर करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, डैशबोर्ड से नीचे आपको पोस्ट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है जिसको आप न्यू सिरे से बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर आपने किसी वेबसाइट का कोई सेक्शन या कोई पेज न्यू बनाना है तो आप ये स्टेप्स को फॉलो करें, तब प्रोसीजर और होगा। ये प्रोसीजर आपने तब फॉलो करना है जब आपने कोई साइट बिल्कुल न्यू बनानी है, अगली वेबसाइट को ख़त्म करना है या पहले से नहीं है तो स्क्रैच से बनाना है, तो तब आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने इस पोस्ट वाले हिस्से में आना है और इस हिस्से में आपको जितनी भी पोस्ट वगैरह नज़र आ रही होंगी आपने यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, वो तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके ऊपर यहाँ से आपको एक बटन दिखाई रहा होगा बल्क ऑप्शन का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मूव टू ट्रैश का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से अप्लाई कर दें। इससे ये ट्रैश में चली जाएगी। उसके बाद ट्रैश में आपने जाना है। ट्रैश में जाने के बाद दोबारा से सबको आपने सेलेक्ट करना है और डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन है, यहाँ से अप्लाई कर देना है। आपने ये कंसेप्ट समझना है कि हमने एक एक बार ना अपनी वेबसाइट को बिल्कुल खाली कर देना है, ताकि हम उसको अपने मुताबिक लेके चलें, क्योंकि पहले से कुछ प्लगइन हुए होते हैं, कुछ पोस्टें हुई होती हैं, कोई पेज बने हुए होते हैं। तो फिर जब हम अपना काम कर रहे होंगे तो हमने तो अपने मुताबिक हर चीज़ बनानी है, तो बेहतर है हर चीज़ का हम सफाया कर दें। तो ये स्टेप्स हैं। पहले स्टेप्स में आके आपने पोस्टरों के अंदर देखना है, कोई अगर पोस्ट वगैरह बनी हुई है तो उन सबको डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने आ जाना है पेजेस में। सेकंड स्टेप आपका ये है, पेजेस में आप आ जाएं। पेजेस में आने के बाद यहाँ पर आपको जितने भी पेजेस दिखाई दे रहे होंगे उन सबको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मूव टू ट्रैश का ऑप्शन है, यहाँ से अप्लाई कर दें और ये ट्रैश में चले जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से ट्रैश के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आके डिलीट परमानेंटली कर देना है। आपके दो स्टेप्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले आपने सारी पोस्ट वगैरह डिलीट कर दी, उसके बाद आपने सारे पेजेस डिलीट कर दिए। उसके बाद आपने कमेंट्स में आना है। अगर यहाँ पर कोई कमेंट है तो उसको भी आपने ट्रैश करके और डिलीट परमानेंटली कर देना है। अगर नहीं है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपने आना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आपको थीम्स का ऑप्शन दिखाई देगा। आपने थीम्स में आना है। यहाँ आपको 3 थीम दिखाई देंगे, ये इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो एक थीम तो एक्टिव होता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। उसको भी कर सकते हैं लेकिन पहले हमें कोई दूसरा इंस्टॉल करने पड़ेगा, तब उसको डिलीट कर सकते हैं। लेकिन 2 थीम या 3 थीम या कोई एक थीम अगर एक्स्ट्रा खड़ा है तो उसको आपने एक बार उसके ऊपर आपने क्लिक करना है उसके दरमियान में, और फिर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ से आके आपने उन थीम्स को डिलीट कर देना है। मैं ये दूसरे थीम को भी डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, थीम्स का सफाया हो गया। अभी ये एक थीम है, इसको हम बाद में आके डिलीट करते हैं जब हम इसमें अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड करेंगे। अभी जस्ट हम चीज़ें डिलीट कर रहे हैं। अच्छा, अपीयरेंस के बाद आपको फिर प्लगइन्स के हिस्से में आना है और यहाँ पर जितने भी प्लगइन्स हैं उन सब को आपने आके एक बार डीएक्टिवेट करना है। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, डायरेक्ट आपने डिलीट कभी भी नहीं करना, इससे आपकी साइट में इश्यूज आ सकते हैं। तो जो एक तरीकाकार है, बेहतर तरीकाकार है, सबसे पहले आपने इन सब को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे जो भी प्लगइन हुए हुए हैं। उसके बाद बल्क एक्शन में आए और यहाँ से डीएक्टिवेट का ऑप्शन है और यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई कर दें।
इससे क्या होगा, आपके पास जितने भी प्लगइन्स हैं वो सारे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, उससे दोबारा ये वाले जो सारे प्लगइन हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर से बल्क एक्शन पे आएँ और अब यहाँ से आके इन सब को डिलीट कर दें। ओके जी, अब हमारी सेटिंग का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप में पोस्टें हमने सब डिलीट की, सेकंड स्टेप में हमने पेजेस सारे डिलीट किए, थर्ड स्टेप में हमने थीम्स जो रिमेनिंग थे वो डिलीट किए, और फोर्थ स्टेप में हमारे पास जो भी प्लगइन थे उन सबको हमने डिलीट कर दिया। अब दोबारा से हम आ जाते हैं अपने पेजेस पे। अब हमने चीज़ें क्रिएट करनी शुरू कर देनी है। आपने पेजेस में आना है, ऑल पेजेस का ऑप्शन है और यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन है। आपने यहाँ से एक होम का पेज ऐड कर लेना है। अभी जस्ट आपने और कोई पेज भी ऐड नहीं करना, ये होम का पेज है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से होम सेलेक्ट किया, ये पब्लिश का ऑप्शन है और दोबारा से एक पब्लिश का ऑप्शन आएगा, तो इससे मेरे पास होम का पेज क्रिएट हो गया। अभी हमने इसको डिज़ाइन नहीं करना, जस्ट हमने एक ये होम का पेज क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने होम का पेज क्यों क्रिएट किया। उसके बाद आपने आना है अपीयरेंस में और यहाँ से थीम्स में आना है और यहाँ से ऐड न्यू थीम का ऑप्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ थीम रेकमेंड करूँगा जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। यूज़ तो कोई भी कर सकते हैं, बहरहाल मेरी जो सजेशन है, तो सबसे बेस्ट थीम जो मेरी नज़र में है, चाहे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप कोई ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं या एजेंसी की वेबसाइट बना रहे हैं, जो मर्जी बना रहे हैं, एस्ट्रा एक थीम है जो कि फ्रीमियम थीम है। फ्रीमियम का मतलब क्या है कि ये फ्री में भी हमें मिल जाता है और इसका हम पेड वर्जन भी ले सकते हैं। फ्री वर्जन भी काफ़ी होता है, अगर हम ऑप्शन ज़्यादा करना चाहते हैं तो हमें इसका पेड वर्जन भी लेना पड़ता है। तो मैं सबको रेकमेंड यही करूँगा कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आप एस्ट्रा को यूज़ करें। उसके अलावा और भी अच्छे थीम हैं, ओशन WP है, हेलो एलिमेंटर है, बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। होस्टिंगर वालों ने ब्लॉग लिखा हुआ है कि 40 थीम जो सबसे फास्टेस्ट हैं, तो वो आप रीड कर सकते हैं। जनरेट प्लस DV वगैरह वो भी बहुत अच्छे थीम है, उनके बिल्डर भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं एस्ट्रा को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको भी यही रेकमेंड करूँगा। आपने यहाँ से आके एस्ट्रा सर्च किया, सबसे पहले आपको एक एस्ट्रा थीम दिखाई दे रहा होगा, इसके नीचे आप होवर करेंगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करें, ये एक बार इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने का। इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये एक्टिवेट का ऑप्शन है, हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। ये देखें, अब पहले ये वाला थीम हमारे पास एक्टिव था, अब ये हमारे पास एस्ट्रा एक्टिव हो गया। जैसे ही हमने एस्ट्रा को एक्टिव किया, अब ये साथ आ गया, अब इसको हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बार हमने क्लिक किया और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब एक चीज़ आपने यहाँ से लाजमी करनी है कि जैसे ही आपने ये थीम अपना इंस्टॉल किया है ना एस्ट्रा का, यहाँ से अनेबल ऑटो अपडेट्स का ऑप्शन है, आपने इसको ऑन कर देना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम वर्डप्रेस के ऊपर मौजूद हैं या नहीं है, हमारा नेट ऑन है या नहीं है, जैसे ही इस थीम की कोई अपडेट आएगी ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा। अगर हम डिसेबल ऑटो अपडेट्स कर देते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। तो ये थोड़ा हमारा काम को आसानी कर देगा कि इसकी अगर कोई अपडेट आती है, हम अगर लाइव नहीं भी हैं तो ये खुद ही अपडेट हो जाएगा। ये सेटिंग आपने करने के बाद फिर से आपने प्लगइन्स में आना है और इंस्टॉल प्लगइन्स में आके इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने आना है। यहाँ पर आकर आपने 2-3 प्लगइन लाजमी कर लेने हैं। सबसे पहले आपने जो प्लगइन इंस्टॉल करना है उसका नाम है लाइट स्पीड कैशे, लाइट स्पीड CACHE। आई थिंक इसमें स्पेस हाँ स्पेलिंग मैंने दुरुस्त नहीं लिखे, तो सर्च करते हैं, एस नहीं डाला था मैंने। अच्छा, ये जो प्लगइन है लाइट स्पीड कैशे, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी इन सब को आपने इंस्टॉल करना है, जो प्लगइन मैं बता रहा हूँ एक्टिव नहीं करना। अगर आप यहीं पे एक्टिव करेंगे, ये दोबारा से आपको सब प्लगइन वाले ऑप्शन में ले जाएगा, इंस्टॉल्ड प्लगइन वाले ऑप्शन में, और फिर से आपको दूसरा इंस्टॉल करने के लिए दोबारा से ऐड न्यू करना पड़ेगा। तो अभी जस्ट इनको इंस्टॉल कर लें, एक्टिव नहीं करें। दूसरा आपने यहाँ पे प्लगइन करना है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। ये आप नेम नोट करते रहें, अपने पास स्टेप्स में लिखते रहें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं,
वैसे अब जो मैं स्टेप्स फॉलो करता हूँ उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी ऐड हैं। मैं अब वर्डप्रेस की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ। अब मैं 3-4 ऐसे प्लगइन करता हूँ जो जस्ट सिक्योरिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको जस्ट बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ तो अभी वो मैं प्लगइन आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही हम थोड़ा एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो वो प्लगइन भी आपको बताऊँगा, उनके अंदर जो जो सेटिंग करनी है जिससे हमारी वेबसाइट 99% इंशाल्लाह ये अटैकर से बचने के काबिल हो जाएगी। तो अभी जस्ट आपको मैं जो बेसिक हमने करने हैं प्लगइन्स वही बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा प्लगइन आपने ऑल इन वन WP माइग्रेशन कर लिया, इसको इंस्टॉल कर लिया, एक्टिव नहीं करना। तीसरा प्लगइन आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है एलिमेंटर का, और उसके बाद एंटर। इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके जहन में कोई और प्लगइन आ रहा है या आपको पता चलता है कोई और प्लगइन है तो आपने वो भी यहीं से इंस्टॉल कर लेना है। फ़िलहाल मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, इन्हीं को लेके चलेंगे। अगर हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट तो हम उसको इंस्टॉल करते रहेंगे। अब इसको भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लगइन्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से इन सब को सिलेक्ट कर लूँगा। बल्क एक्शन का ऑप्शन है और यहाँ से इन सब को इकट्ठा ही एक्टिवेट कर लूँगा, बजाय वहाँ एक एक को मैं एक्टिवेट करता। अगर मैंने 10 प्लगइन इंस्टॉल किए तो 10 के 10 यहाँ आ जाएंगे, उन सबको एक ही बार सेलेक्ट करके मैं एक्टिव कर लूँगा। अब दूसरा अहम काम आपने यहाँ क्या करना है, दोबारा से सबको सिलेक्ट करना है और बल्क एक्शन में आके अनेबल ऑटो अपडेट्स। तो इसका भी यही फ़ायदा होगा कि जैसे ही इन प्लगइन्स की अपडेट्स आएंगी ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे, तो ये हमारी सरदर्दी नहीं पड़ेगी, हमें कोई इशू नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये जो मैंने एक प्लगइन किया है लाइट स्पीड कैशे, सबसे पहले इस प्लगइन का क्या फ़ायदा है। इस प्लगइन का ये फ़ायदा है कि अक्सर हम जब अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे होते हैं, बग्स आ रहे होते हैं। मतलब हमने तो कोई उसके अंदर डिज़ाइन बनाया बट वो फ्रंट एंड पे यूज़र को शो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मकसद ये है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हिस्सा आपका डैशबोर्ड का है और ये वाला हिस्सा वो है जो यूज़र को नज़र आ रहा है। अब आपने डैशबोर्ड में आके कोई सेटिंग की, कोई डिज़ाइन बनाया, कोई इमेज लगा दी, कुछ लगा दी, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं शो हो रहा, खाली शो हो रहा है। तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने डिज़ाइन गलत बताया है, डिज़ाइन में भी गलती हो सकती है, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपके वर्डप्रेस में कोई बग आया होता है, कोई इशू आया होता है, कोई कैशे होते हैं जिसकी वजह से वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे लोड नहीं हो पाता। तो उस सिलसिले में ये प्लगइन हमारा बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसकी आप अभी से आदत डाल लें, जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करें, कोई डिज़ाइन बनाएं तो उसके बाद आके आपने यहाँ से इसके ऊपर आपने होवर करना है। होवर करने के बाद यहाँ से पर जाल का ऑप्शन है, तो इसको करेंगे तो कोई भी इश्यूज़, कोई भी बग्स हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे और आपका डिज़ाइन और लेआउट ठीक हो जाएगा। ये मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आपके बहुत काम आएगी। शुरू में ये मुझे इश्यूज़ हुए थे, मैं कोई डिज़ाइन बनाता था सामने शो नहीं होता था तो बड़े मुझे तंगी होती थी, बट इंशाल्लाह ये प्लगइन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एलिमेंटर मैंने आपको कहा था कि आपने याद रख लेना है, ये भी एक प्लगइन ही है बट ये साइट बिल्डर है। साइट बिल्डर कैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये होम का पेज है, मैं कोई और ले लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये होम का पेज है ना, तो ये क्या करेगा, हमारे होम के पेज को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करेगा। है तो ये प्लगइन, मतलब इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे विजेट्स होंगे। ये बटन का विजेट हो गया, ये टेक्स्ट का विजेट हो गया, ये हमारे पास कोई वीडियो का विजेट हो गया, और ये हमारे पास साइट का हिस्सा है लाइव। तो हमने अगर यहाँ पे कोई वीडियो लगानी है तो जस्ट इस विजेट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे और वो मेरे पास वीडियो लग जाएगी। अपनी मर्ज़ी की वीडियो सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे कोई टेक्स्ट लगाना है तो इधर से एक विजेट उठाऊँगा और यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, यहाँ पे वो वाला टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें जब हम अभी एलिमेंटर में जाएंगे कल परसों की क्लास में, 1-2 क्लासों में, उम्मीद है कल की क्लास में हम एलिमेंटर में चले जाएंगे, तो ये चीज़ें आपकी वहीं पर क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल आपने इस प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये थर्ड वाला ऑल इन वन WP माइग्रेशन, इसका ये है कि आपने अभी से अपनी आदत बना लेनी है। मुझे इस चीज़ का बहुत नुकसान हुआ है कि मैं अपनी वेबसाइट्स का बैकअप नहीं लेता था। अब बैकअप का उम्मीद है आप सबको पता होगा, जब हम जैसा कि व्हाट्सएप में हमने अपनी चैट्स का बैकअप लेते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन का बैकअप लेते हैं, बैकअप नेम से ही वाज़ेह है कि हम जितनी वेबसाइट बना चुके हैं, जब हम उसका बैकअप लेंगे तो जितनी वेबसाइट बन चुकी है उसकी एक कॉपी सेव हो जाएगी हमारे पास।
अगर हम वेबसाइट में मज़ीद कोई काम करते हैं, हमारी वेबसाइट में कोई इशू आ जाता है जो आपसे ख़त्म नहीं हो रहा, तो जस्ट हम बैकअप पे जाके उसको एक बार प्रेस करेंगे तो हमारी वेबसाइट उसी सही हालत में वापस आ जाएगी जिस हालत में हमने उसका बैकअप सेव किया था। तो ये हमारा उस चीज़ में हेल्प करेगा। ये प्लगइन भी बहुत ज़रूरी है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इसको देखेंगे कि बैकअप किस तरह लेते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं। और भी प्लगइन है बैकअप लेने के लिए, तो इंशाल्लाह एक वीडियो मैं इसी चीज़ के लिए रखूँगा, कौन कौन से प्लगइन्स हैं, कौन सा सबसे बेस्ट प्लगइन है, बैकअप किस तरीके से लेना है, तो ये चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। जस्ट आपने ये वाले 3 प्लगइन शुरू में इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर मैं कोई प्लगइन मिस कर गया हूँ तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बता दूंगा। अभी मेरे जहन में यही आ रहे हैं कि यही ज़रूरी है। उसके बाद आप उम्मीद है कि आप अभी तक मेरे स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे, जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, बट आज मैं आपको ये इसकी बेसिक सेटिंग तो करवा ही दूँगा ताकि नेक्स्ट हम एलिमेंटर में जंप करें और जल्दी से जल्दी आपका ये कोर्स ये बेसिक से प्रो की तरफ जाए और फिर अपने अख्ताम को पहुँचे। उसके बाद मैंने आना है सेटिंग के ऑप्शन में। अब यहाँ भी हमने कुछ बेसिक सेटिंग करनी है। सेटिंग में ऑप्शन में आने के बाद सबसे पहले जनरल का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे आ जाना है। अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन करूँ ना, तो कुछ मेरी वेबसाइट इस तरीके से शो हो रही है। इस जगह पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये जो हेडर है ना, इस जगह पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो मैं सेटिंग में आऊँगा और सेटिंग में जनरल का ऑप्शन है उसमें आऊँगा। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास साइट का टाइटल स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। अब इसको मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको लिख देता हूँ ज़ेब नकवी। अच्छा, अगर ये मैं अब साइट का टाइटल लिखना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ से नीचे आके अपडेट करूँगा, सेव चेंजेस करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से फ्रेश करूँगा तो ये देखें ज़ेब नकवी आ रहा है। अगर आपने भी सेम स्टेप्स किए हैं लेकिन आपके पास यहाँ पे नेम चेंज नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आके जस्ट इसके ऊपर होवर करेंगे, परजाल करेंगे तो आपके पास ये चीज़ शो हो जाएगी। अच्छा, अब मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि इसके आगे डैश लग जाए और इसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, जैसे ज़ेब नकवी डैश आगे आई एम वेब डेवलपर, ये जस्ट लिख देता हूँ वेब डेवलपर, तो वो चीज़ आती है टैग लाइन में। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वेब डेवलपर और नीचे से आके मैं इसको सेव चेंजेस करता हूँ और यहाँ से आके इसको फ्रेश करता हूँ। अब ये देखें उसी ज़ेब नकवी के आगे लिखा गया वेब डेवलपर। तो आप अब कोई अगर आपको कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं, ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं, तो ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है कि वो इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देता है। अक्सर लोग यहाँ पे जो ब्लॉग का नेम लिखा होता है, फॉर एग्जांपल टेक टिप्स के नेम से कोई ब्लॉग है और यहाँ पे लिखा होता है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट, मतलब इस चीज़ को वो चेंज ही नहीं करते। तो उससे बहुत ही मतलब इम्प्रोफेशनल सी फीलिंग आती है। प्रोफेशनल बंदे ऐसे काम नहीं करते। तो आपने अभी से प्रोफेशनल बनना है। आपने आके हर वेबसाइट को उसके मुताबिक टैगलाइन देनी है, उसके मुताबिक टाइटल देना है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसके ऊपर लोग साइन इन और साइन अप कर सकें, आपने अक्सर वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि वो आपको ऑप्शन दे रहे होते हैं कि आप साइन इन कर लें या साइन अप कर लें या रजिस्टर कर लें। तो अगर आप भी अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि जो बंदा रजिस्टर कर रहा है उसको आपने कौन सा उसको रोल देना है, ओहदा देना है। तो यहाँ से बेहतर है ये सब्सक्राइबर ही रहे, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है इसको एडमिनिस्ट्रेटर या एडिटर तो नहीं बनाना चाहेंगे। तो यहाँ से सब्सक्राइबर रहे और यहाँ से सेव चेंजेस कर दें। अच्छा, सेटिंग के अंदर आपने फिर आना है रीडिंग वाले ऑप्शन में। जस्ट इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते या मैं आपको स्टेप्स नहीं बताता तो ज़ाहिर बात है आप एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे होते, फिर आपको समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी सेटिंग कैसे करनी है। लेकिन आपके पास स्टेप्स लिखे होंगे तो आपको हर चीज़ याद रहेगी। अब सेटिंग में थर्ड ऑप्शन है रीडिंग का। इसमें आके आपने यहाँ से योर लेटेस्ट पोस्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट होगा। आपने आके इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है स्टैटिक पेज। अब ये पूछ रहा है कि आपका होम पेज के ऊपर कौन सा पेज शो हो। अभी वर्डप्रेस को तो नहीं पता कि हमारा होम पेज कौन सा पेज है, लेकिन अभी मैंने जाके पेजेस में एक होम पेज के नाम से बनाया था। मैं आपको न्यू टैब में ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास ऑल पेजेस हैं, ऑल पेजेस में ये एक होम का पेज है। अभी यहाँ पे आके मैंने वर्डप्रेस को बताना है कि वर्डप्रेस भाई ये जो मेरा होम पेज है ना वो मैं आके सिलेक्ट यहाँ से करता हूँ, ये जो होम मैंने बनाया था।
या अगर आपने इस होम पेज का नेम यहाँ पे कुछ और लिखा था, फॉर एग्जांपल ABC लिखा था, और आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट के फ्रंट में वेबसाइट का नेम अगर कोई लिखे तो फ्रंट पे सबसे पहले ABC ये वाला पेज शो हो, तो आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर देते। ABC आपके पास यहाँ शो हो रहा होता तो आप उसको आके सिलेक्ट कर देते। तो ये आपने लाजमी करना है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक होम के नेम से पेज बनवाया था ताकि हम उसको सेटिंग में आके रीडिंग वाले ऑप्शन में आके यहाँ से स्टैटिक पेज सेलेक्ट करें और यहाँ से उसको पेज को सिलेक्ट कर सकें। उसके बाद आपने सेव चेंजेस कर देनी है। और वर्डप्रेस की इस सेटिंग के अंदर एक लास्ट स्टेप है परमालिंक्स का। इसको आके आपने ये डे एंड नेम सेलेक्ट हुआ होगा, इसको आपने आके पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना है। अब अगर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन में जाऊं कि ये पोस्ट नेम मैं क्यों सेलेक्ट कर रहा हूं तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे यार इतनी वीडियो लंबी हमसे देखी नहीं जाती। लेकिन जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि परमालिंक्स होती क्या है। आपने जस्ट इसको इतना याद रखना है कि अगर परमालिंक्स में हम पोस्ट नेम सेलेक्ट करेंगे तो उससे हमारी वेबसाइट का एसईओ अच्छा होगा, हमारी वेबसाइट को जो पेजेस हैं, जो पोस्टें हैं, वो रैंकिंग में आएंगी। टॉपिक है जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ उनमें ये सबसे अहम टॉपिक। इसमें अपीयरेंस में आने के बाद ये कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अब मैं इसी वीडियो में ही इसको कवर करने जा रहा हूँ। आप ये कस्टमाइज में जाएंगे तो आपने यहाँ भी आकर कुछ बेसिक सेटिंग करनी है। इधर आकर हमने 4 स्टेप्स मज़ीद करने हैं, ठीक है यार। आपने इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। अगर आपको एक बार समझ नहीं आ रही, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपसे इस कोई चीज़ कवर नहीं होगी। आप ये सुनते तो रहेंगे, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आनी तो उसका आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। आपने इन सब चीज़ों की खुद भी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब जब मैंने कस्टमाइज़ का ऑप्शन सेलेक्ट किया, कस्टमाइज़ में आने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ ग्लोबल में आना है। ग्लोबल में आने के बाद आपने टाइपोग्राफी में आना है। टाइपोग्राफी में आने के बाद सबसे लास्ट में आपने स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अंडरलाइन कंटेंट लिंक्स का ऑप्शन होगा, आपने इसको ऑफ कर देना है। अब इसको मैं ऑफ क्यों कर रहा हूँ? इसको ऑफ इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये ऑन रहता तो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो भी कोई लिंक आता उसको ऑटोमेटिकली अंडरलाइन कर देता, तो उससे कोई वेबसाइट का लुक अच्छा नहीं जाता। तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को आके ऑफ कर दिया। उसके बाद दोबारा से आप बिल्कुल बैक पे आ जाएं और यहाँ से हेडर बिल्डर का ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आके ये जो भी विजेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे ना, इन सब को आपने आके रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे कोई विजेट नहीं बचा तो ये अभी आप देखते हैं डेस्कटॉप मोड ओपन हुआ है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मोबाइल मोड है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये टैबलेट मोड है। तो आपने मोबाइल मोड में भी आके देख लेना है कि कोई आपके पास विजेट ना बचा हो। सब विजेट डिलीट करने के बाद आप दोबारा से डेस्कटॉप पे आ जाएं और इसको पब्लिश कर दें ताकि ये आपकी सेटिंग सेव हो जाए। उसके बाद दोबारा से बैक आ जाएं आप और यहाँ से फुटर बिल्डर का ऑप्शन है, आप इसमें चले जाएं। अच्छा, फुटर बिल्डर में आने के बाद आपको यहाँ एक कॉपीराइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपने इसको भी डिलीट कर देना है। आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता हमारे पेज से सारी चीज़ें गायब होती जा रही हैं और हमारा पेज बिल्कुल साफ़ होता जा रहा है, ताकि हम इसको नए सिरे से अपनी मर्ज़ी से बनाएं। ये करने के बाद आपने पब्लिश करना है और उसके बाद आप यहाँ से बैक आ जाएं और लास्ट में जो साइट आइडेंटिटी का ऑप्शन है, अब साइट आइडेंटिटी को आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप एक फेविकॉन या आइकॉन लगा सकते हैं। फेविकॉन या आइकॉन क्या होता है, इसको आपने बड़े गौर से समझना है। हर वेबसाइट का जहाँ पे उसका टाइटल एंड टैग लिखा होता है उसके साथ एक आइकॉन लगा होता है, इस आइकॉन को कहते हैं फेविकॉन। अगर आपने अपनी वेबसाइट का इस जगह पे जो आइकॉन है उसको चेंज करना है या लगाना है तो आप कस्टमाइज़ में आने के बाद इस साइट आइडेंटिटी वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से उस आइकॉन को सिलेक्ट कर देंगे और अपनी मर्ज़ी का आइकॉन लगा देंगे। फॉर एग्जांपल अब कैनवा वालों ने क्या किया होगा, अगर उन्होंने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई होती तो वो इसी तरीके से कस्टमाइज़ वाले ऑप्शन में आते, साइट आइडेंटिटी वाले ऑप्शन में आते और आके यहाँ से ये जो कैनवा का आपको एक लोगो दिखाई दे रहा है उस लोगो को आके यहाँ से सिलेक्ट करते और लग जाता। लेकिन अभी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर देखें तो यहाँ पे कोई लोगो नहीं लगा हुआ, जस्ट एक वर्ल्ड की तरह का एक इमोजी बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लोगो लगाना चाहता हूँ, अभी मैं देख लेता हूँ, मे बी मेरे पास कोई भी पिक्चर पड़ी हो तो मैं आपको जस्ट एक सिखाना चाह रहा हूँ। अभी ये इमेज मैं लगा देता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चेंज आपके सामने होगी। अभी यहाँ देख लें कोई भी इमेज नहीं लगी हुई, कोई भी इमेज नहीं लगी हुई, लेकिन मैं इसको आके अभी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्रॉप इमेज अपने मर्ज़ी की कर लेनी है।
तो जैसे ही मैं इसको पब्लिश करूँगा और उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वही वाली ब्लैक कलर की इमेज आ गई है। तो ये थे बेसिक स्टेप्स। जब आप कोई भी वेबसाइट शुरू से बना रहे हैं या स्क्रैच से बना रहे हैं तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। ये मेरे स्टेप्स हैं, ये मेरे मेथड हैं जो कि मैंने अपने सर से सीखे थे और आज मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। तो उम्मीद है यार ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके किसी न किसी काम आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और खैरियत से रहें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।